दोस्तों ये बात है सन 1971 की कि जब हमारी दुनिया के सबसे मशहूर मुस्लिम देशों में से एक देश मतलब कि ईरान की हुकूमत की तरफ से एक पार्टी करवाई गई। ये पार्टी इतनी ज्यादा महंगी थी, मतलब इस पार्टी पर हुकूमत की तरफ से इतना ज्यादा खर्चा करवाया गया था कि इस पार्टी को हमारी पूरी ही दुनिया के इतिहास की अभी तक की सबसे महंगी पार्टी के तौर पर याद किया जाता है। 8 टन के करीब राशन, 2700 किलो के करीब गोश्त, जबकि 2500 बोतल शैंपेन की, इसके अलावा 1000 बोतल बरगंडी की, पेरिस के सबसे महंगे होटल के सबसे बेहतरीन खानसामा, स्विट्जरलैंड के वेटर, जबकि लंदन से स्पेशली मंगाई गई 10,000 के करीब ऐसी प्लेट्स के जिन पर सोने के पानी से नक्काशी की गई थी। ये तो दरअसल सिर्फ बयाना था उस पार्टी का कि जो 1971 में ईरान के अंदर दी गई थी। ये पार्टी लगातार 3 दिन तक चली थी और इसी पार्टी के बारे में फिर लाइफ मैगजीन ने लिखा था कि इस सदी की सबसे बड़ी और सबसे महंगी पार्टी। इस पार्टी के अंदर लगभग हमारी दुनिया के 65 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके नुमाइंदों ने शिरकत की थी। 3 दिन तक लगातार चलने वाले इस पार्टी में 600 के करीब लोग शामिल हुए थे, जबकि खर्चा आया था $100 मिलियन के करीब, जो आज के दौर में कीमत बनती है 5000 करोड़ रुपए के करीब। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मगर परेशानी की बात ये थी कि सिर्फ खर्चा ही ज्यादा आया होता तो बात खत्म हो जाती, बल्कि ये पार्टी ईरानी हुकूमत के लिए दूसरी तरह से भी बहुत ज्यादा महंगी साबित हुई। ये पार्टी तो इतनी ज्यादा महंगी साबित हुई कि इसी पार्टी की वजह से बाद में न सिर्फ ये हुकूमत ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई, बल्कि ईरान नाम के इस देश का इतिहास और इस देश की किस्मत भी पूरी तरह से बदल गई थी। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये पार्टी हुई क्यों थी, ये पार्टी किसने दी थी और किस तरह से इस पार्टी ने ईरान की किस्मत को बदल डाला था। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग ये बात जानते चलिए कि ये उस दौर की बात हो रही है कि जब ना तो ईरान का सिस्टम आज के दौर के ईरान की तरह हुआ करता था और न ही ईरान पर उस हुकूमत का राज था कि जिस हुकूमत का आज के दौर के ईरान पर राज है। क्योंकि जहां एक तरफ आज के दौर में न सिर्फ ईरान की आबादी ही मुसलमान है, बल्कि ईरान के जो कायदे कानून है यानी कि जो उनका सिस्टम है वो भी इस्लामिक है और शिया इस्लाम के हिसाब से ही चलाया जाता है। मगर उस दौर में आज ही की तरह ईरान की आबादी तो मुसलमान थी, मगर वहाँ के जो कायदे कानून थे यानी जो वहाँ का सिस्टम था वो पूरी तरीके से सेकुलर था। वहाँ पर जिस हुकूमत का राज था वो भी अपने आप को एक सेकुलर हुकूमत के तौर पर ही पेश किया करती थी। गद्दी पर बैठने वाले इंसान का नाम था मोहम्मद रजा पहलवी। अपनी शान शौकत का इतना ज्यादा ख्याल था कि अपने आप को शाहों का शाह कहलवाया करते थे। अमेरिका के बहुत पक्के दोस्त थे, इसीलिए हमेशा अमेरिका की तरफ झुकाव रहता था। सेकुलर होने के साथ साथ एक लिबरल इंसान के तौर पर भी जाने जाते थे। इतने ज्यादा लिबरल कि ईरान जैसे देश में भी हिजाब के खुले विरोधी थे। दोस्तों, उस दौर का ईरान भी बहुत सारी बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहा था। एक तरफ तो ईरान के अंदर तेल के बड़े बड़े भंडार मौजूद थे, मगर उसके बावजूद भी ज्यादातर जो आम पब्लिक थी वो गरीबी से जूझ रही थी। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स जैसी जगहों पर बेसिक फैसिलिटीज की भी काफी कमी थी। लोग काफी परेशान रहा करते थे। मगर ऐसे माहौल में भी अचानक से 1970 में शाहों के शाह यानी कि मोहम्मद रजा पहलवी को अपने देश में एक बड़ा जलसा कराने की सूझी। जलसा तो वैसे 1971 में ही होना था, मगर जिस लेवल का जलसा शाहों के शाह करवाना चाहते थे, मतलब जितना बड़ा जलसा करवाना चाहते थे, उसकी तैयारी में कम से कम 1 साल का वक्त तो जरूर लगना था। ये जलसा इसलिए करवाया जा रहा था क्योंकि 1971 में पर्शियन एम्पायर के 2500 साल कंप्लीट हो रहे थे। मतलब ये पर्शियन एम्पायर की 2500वीं सालगिरह थी। इसीलिए शाह पहलवी ने यह फैसला किया कि हम इतना बड़ा जलसा करेंगे, मतलब इतनी बड़ी पार्टी करेंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। शुरू में तो उनके मंत्रियों की तरफ से उनको यह एडवाइस दी गई कि ये बड़ा और भारी जलसा हमको तेहरान सिटी में ही करवाना चाहिए, मगर बाद में शाह पहलवी ने इस एडवाइस को भी रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि जलसा तो रेगिस्तान में खास उसी जगह पर ही होगा कि जहां पर पर्शियन एम्पायर के पहले और सबसे मशहूर बादशाह यानी कि साइरस द ग्रेट का मकबरा मौजूद है। फिलहाल बादशाह सलामत का हुक्म था तो तामील तो होना ही थी, इसीलिए उस रेगिस्तानी इलाके में उस बड़े जलसे की तैयारियां शुरू कर दी गई। आबादी से काफी दूर मौजूद इस रेगिस्तानी इलाके में सबसे पहले तो सफाई शुरू की गई और लगभग 30 किलोमीटर के एक बड़े इलाके को सांप, बिच्छुओं और इस तरह के दूसरे कीड़े मकोड़ों से खाली कराया गया। वहाँ का माहौल अच्छा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए गए और फिर उसके बाद वहाँ पर एक रनवे भी बनाया गया। साथ ही साथ 600 किलोमीटर लंबा एक ऐसा रोड भी बनाया गया कि जो उस इलाके को सीधा ईरान की राजधानी से कनेक्ट करता था। उसके बाद वहाँ पर शामियाने लगाए गए, मगर याद रहे कि ये शामियाने कोई आम टेंट वगैरह की तरह नहीं थे, बल्कि इनको तो सिर्फ सजाने में ही इतना ज्यादा रेशम लगाया गया था कि अगर उस सारे रेशम को जमीन पर बिछा दिया जाए तो वो लगभग 37 किलोमीटर के इलाके पर फैल जाएगा। हर शामियाने के अंदर न सिर्फ 2 बेडरूम थे बल्कि 2 बाथरूम भी थे और साथ ही साथ एक सलून भी मौजूद हुआ करता था। सारे शामियानों के बीच में एक बड़ा सा फवारा मौजूद था और सिक्योरिटी का सिस्टम तो काफी टाइट कर ही दिया गया था। इसके अलावा आसपास में 10,000 के करीब पेड़ मौजूद थे और उन पर चहचहाने के लिए लगभग 50,000 के करीब गोरैयों को स्पेशली यूरोप से मंगवाया गया था।
अब अगर बात कर लें किचन के अंदर की, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि खाना बनाने के लिए तो मोहम्मद रजा पहलवी ने पेरिस के सबसे महंगे होटल के सबसे बेहतरीन शेफ मंगाए थे। इसके अलावा 200 के करीब स्विट्जरलैंड से वेटर्स मंगाए गए थे। साथ ही साथ ईरान आर्मी की मदद लेते हुए एयरलिफ्ट करके पेरिस से कुछ ऐसे स्पेशल बर्तन मंगवाए गए थे कि जिनका खुद का वजन 150 टन के करीब बताया गया था। उस दौर में सारे ही देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को इस पार्टी का न्योता दिया गया था। ब्रिटेन की तरफ से क्वीन एलिजाबेथ की जगह प्रिंस फिलिप इस पार्टी में पधारे थे, तो वहीं अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति ने इस पार्टी में शिरकत की थी। इंडिया के पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी भी इस पार्टी में शिरकत करने के लिए गए थे। जबकि बात कर लें मुख्य अतिथि यानी कि मेन गेस्ट के तौर पर इस पार्टी में इथियोपिया के उस दौर के राजा हेली सेलासी को बुलाया गया था। इथियोपिया के राजा जब ईरान की इस पार्टी में पहुंचे थे तो वैसे तो उनके साथ 6 और भी लोग मौजूद थे, मगर फिर भी सारे ही लोगों की नजर इन सभी को छोड़कर उनके उस कुत्ते पर टिक रही थी कि जिसने एक पट्टा पहना हुआ था। वजह साफ थी क्योंकि उस कुत्ते का जो पट्टा था वो दरअसल हीरो से जड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, इस पार्टी से रिलेटेड बाद में एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला खुलासा भी हुआ था। दरअसल मामला ये हुआ था कि उस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति ने अचानक से बिल्कुल आखिरी वक्त में इस पार्टी में आने से मना कर दिया था। तो बाद में कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस पार्टी में आने से आखिरी वक्त में इसलिए मना किया था क्योंकि वो चाहते थे कि उनको बैठने के लिए वो सीट दी जाए कि जो मोहम्मद रजा पहलवी की बेगम के बिल्कुल बराबर में मौजूद है। मगर मैनेजमेंट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो सीट ऑलरेडी जो इस पार्टी के मुख्य अतिथि थे, मतलब के इथियोपिया के बादशाह, उनके लिए रिजर्व कर दी गई थी। और इसीलिए शायद गुस्से में फ्रांस के राष्ट्रपति ने आखिरी वक्त में इस पार्टी में आने से मना कर दिया था। दोस्तों, इस पार्टी की जो ऑर्गेनाइजर थी उन्होंने बाद में अपने एक आर्टिकल में बताया था कि इस पार्टी के जो मुख्य अतिथि थे उनके सामने जो टेबल रखा गया था उस पर एक मेज पोश बिछाया गया था। ये दरअसल एक ऐसा मेज पोश था कि जिसकी कड़ाई में 25 के करीब औरतों ने काम किया था और इनको ये काम कंप्लीट करने में लगभग 6 महीने का वक्त लगा था। फिलहाल अब अगर बात करें पार्टी की कि भाई पार्टी कैसी रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि उस दौर में दुनिया का शायद ही कोई ऐसा छोटा और बड़ा अखबार बचा होगा कि जिसमें इस पार्टी की खूब चर्चाएं नहीं हो रही थी। पूरी दुनिया में इसको सबसे महंगी पार्टी का नाम दिया गया। टाइम मैगजीन ने तो यहाँ तक लिखा कि ये पूरी दुनिया के इतिहास की अभी तक की सबसे आलीशान पार्टी है। इवन गिनीज बुक में भी इस पार्टी को जगह दी गई। ये पार्टी लगातार 3 दिन तक चली थी और काफी हद तक कामयाब भी साबित हुई थी। मगर वो एक चीज कि जिसने इस पार्टी में बड़ी मुसीबत पैदा की थी वो कुछ और नहीं बल्कि इस इलाके का यानी कि रेगिस्तान का मौसम था। क्योंकि दिन में यहाँ का टेम्परेचर जहाँ एक तरफ 40 से भी ऊपर चला जाता था, तो वही टेम्परेचर रात के अंधेरे में 0 से भी नीचे आ जाता था। वैसे तो शाह के जो स्पेशल मेहमान थे उनके ऊपर इस टेम्परेचर का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि दिन में तो सब एयर कंडीशनर था, जबकि रात होते ही उनको मोटे मोटे मखमली कंबल दे दिए जाते थे। मगर ये जो मौसम था ये खलनायक और खतरनाक साबित हुआ उन हजारों गौरैया के लिए, मतलब उन हजारों चिड़ियों के लिए कि जिनको स्पेशली चहचहाने के लिए यूरोप से इस इलाके में लाकर बसाया गया था। क्योंकि जब ये 3 दिन की पार्टी खत्म हुई तो उन हजारों गौरैयों में से एक भी गौरैया जिंदा न बच सकी थी। पार्टी के आखिरी लम्हे में काफी आतिशबाजी की गई और उसके बाद सारे मेहमान एक जगह पर इकट्ठे हुए, एक तस्वीर ली गई और उसके बाद सारे ही मेहमान अपने अपने देशों की तरफ रुखसत हो गए। पार्टी खत्म होने के बाद मोहम्मद रजा पहलवी भी काफी खुश थे। खुश होते भी क्यों ना, क्योंकि उनकी पार्टी कामयाब हो चुकी थी और वो रुतबा और शान शौकत के जिसको वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे, इस पार्टी की मदद से वो शान शौकत पूरी दुनिया देख भी चुकी थी। साथ ही साथ मोहम्मद रजा पहलवी के लिए एक खुशी की बात ये भी थी कि उनको अपनी इस पार्टी की मदद से अपने तेल के कुछ और नए खरीदार मिल चुके थे। मगर दोस्तों फिर धीरे धीरे वक्त गुजरा और शाह पहलवी को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने ये जो पार्टी की है ये उनको $100 मिलियन से भी कहीं ज्यादा महंगी पड़ गई है। क्योंकि इस पार्टी की वजह से अब धीरे धीरे उनके खिलाफ पूरे ही देश में माहौल बनने लगा था। इवन उनकी खुद की बीवी ने भी बाद में ये कबूल किया था कि इस पार्टी की तैयारियों के दौरान उनको जो सबसे मुश्किल चीज लगी थी वो दरअसल प्रेस से ही निपटना था। क्योंकि आए दिन मीडिया में इस तरह की चीजें छपती रहती थी कि पूरा देश भूख से और गरीबी से मर रहा है, मगर शाह अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ा रहे हैं। रूहुल्लाह खुमैनी के जो उस दौर में रजा पहलवी के सबसे बड़े आलोचक हुआ करते थे और आलोचक होने की वजह से ही उनको ईरान से बाहर रहना पड़ रहा था, उन्होंने भी इस पार्टी को लेकर वक्त के साथ साथ रजा पहलवी पर जमकर हमला बोला। धीरे धीरे इस पार्टी के खर्चे और इस पार्टी में होने वाले सभी कारनामों की खबर अब ईरान के हर आम और खास इंसान तक पहुंच चुकी थी। जैसे जैसे ये खबर फैलती जा रही थी वैसे वैसे अब शाह पहलवी के खिलाफ माहौल और भी ज्यादा खराब होता जा रहा था। अमेरिका और यूरोप की तरफ हद से ज्यादा झुकाव होने की वजह से ईरान की आम पब्लिक जो पहले ही शाह से नाराज रहा करती थी वो अब और भी ज्यादा गुस्से से लाल हो चुकी थी। प्रदर्शन शुरू हो चुके थे, लोगों ने जगह जगह पर चक्का जाम करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। शाह की पुलिस ने लोगों को जेल में डालना तो शुरू किया,
मगर शायद अब देर हो चुकी थी, क्योंकि अब ये कोई आम प्रदर्शन यानी कि प्रोटेस्ट नहीं रह गए थे, बल्कि ये तो एक क्रांति बन चुकी थी। ईरान के लगभग हर इलाके से भारी संख्या में अब औरतें काले बुर्के पहनकर सड़कों पर निकलना शुरू हो चुकी थी। दरअसल उस दौर में ईरान के अंदर ये काला बुर्का शाह पहलवी के खिलाफ आंदोलन की पहचान बन गया था। वजह ये थी कि वैसे तो शाह पहलवी ने अपने दौर में कभी भी इसको ऑफिशियली बैन नहीं किया था, मगर हाँ फिर भी औरतें इसको कभी पहन नहीं पाती थी। कोई अगर पहनती भी थी तो उसको सड़कों पर या फिर दूसरी ऑफिशियल जगह पर भेदभाव का सामना करना पड़ता था। तो इसीलिए अब वहाँ की औरतों ने इस काले पर्दे को ही शाह पहलवी के खिलाफ आंदोलन का सिंबल बना दिया था। 1979 आते आते ईरान के हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो चुके थे कि अब शाह पहलवी को मजबूरी में ईरान छोड़कर अपने देश से बाहर भागना पड़ा, और इस तरह से उस वक्त न सिर्फ शाह पहलवी की ही गद्दी चली गई, बल्कि उनकी हुकूमत भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। ईरान में वापसी हुई रूहुल्लाह खुमैनी की, ईरान में एक नई हुकूमत और एक नया सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ, और फिर वजूद में आया वो ईरान देश कि जिसको आज के दौर में हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। दोस्तों, ईरान में होने वाली क्रांति के पीछे वैसे तो इतिहासकार बहुत सारी वजह बताते हैं, मगर हाँ इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उन बहुत सारी वजहों में से एक बड़ी वजह 1971 में होने वाली ये पार्टी भी थी। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।